नमस्कार। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी बनना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण की तरह भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनाने में लगे हैं? क्या देश के राजनीतिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि जिस तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष को एकजुट किया था और आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उस संपूर्ण क्रांति के माध्यम से इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर, समर्थ, डायनामिक सरकार को सत्ता से बेदखल करने में कामयाबी हासिल की थी। नीतीश कुमार के बयानों पर अगर नज़र डालें तो एक बात बार बार उनकी तरफ से कही जा रही है कि उनको किसी भी पद का लालच नहीं है, किसी भी पद का मोह नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सभी तरह के राजनीतिक दलों को, गठबंधनों को एकजुट करके, लामबंद करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने की है। लेकिन क्या नीतीश कुमार सचमुच जो कह रहे हैं वही उनकी इच्छा भी है? क्योंकि अगर जयप्रकाश नारायण के पूरे राजनीतिक जीवन का विश्लेषण किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए, तो उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिस तरह से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए जन आंदोलन खड़ा किया, उस समय वे किसी भी प्रशासनिक और राजनैतिक पद पर नहीं थे। उन्होंने बगैर किसी प्रशासनिक राजनैतिक पद पर रहते हुए संपूर्ण गैर कांग्रेसी दलों को लामबद्ध करने में कामयाबी हासिल की थी। और सत्ता मिलने के बाद भी जयप्रकाश नारायण ने कभी भी खुद के लिए किसी पद की इच्छा नहीं जताई, किसी पद की वकालत नहीं की। लेकिन नीतीश कुमार तो आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सत्ता में बने रहने के लिए शायद ही कोई देश का कोई दूसरा नेता इतने बार दल बदल किया हो, इतने बार पॉलिटिकल अलायंस बनाया हो और तोड़ा हो जितना कि नीतीश कुमार ने किया है। तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार आज जो कह रहे हैं वह आगे भी उस पर कायम रहेंगे और अब उनको सत्ता का कोई लोभ नहीं है, सत्ता की कोई लालच नहीं है, कुर्सी की कोई लालच नहीं है? क्योंकि कुर्सी पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के साथ अलायंस किया है और अपने कन्वीनियंस से, अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत वे एक बार नहीं बार बार अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता बदलते रहे हैं। इसलिए उनकी आज के बयानों पर उतना भरोसा नहीं हो रहा है जितना भरोसा एक दौर में लोकनायक जयप्रकाश के बयानों पर देश की जनता ने किया था, देश के नौजवानों ने किया था, देश के राजनीतिक कुनबे ने किया था। और शायद यही कारण था कि जयप्रकाश नारायण की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी थी, उस पर उस समय की देश की जनता ने भरोसा किया और इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर लीडरशिप को सत्ता से बेदखल कर दी। नीतीश कुमार क्यों बार बार ये कहते हैं कि उनको किसी कुर्सी और किसी पद का लालच नहीं है? इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। जब कभी इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो उसमें कन्वीनर का
सवाल खड़ा होता है, प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का सवाल खड़ा होता है, और तब बार बार इंडिया अलायंस के कुछ गठबंधन में शामिल लोग नीतीश कुमार का नाम आगे करते हैं, और नीतीश कुमार को 2 दिन 4 दिन चुप्पी साधे रहने के बाद उसका खंडन करना पड़ता है, उस पर क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है, और उस शर्मनाक हार के बाद जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, तो उस बैठक में ऑफिशियली तो नहीं कहा गया कि लीडरशिप के सवाल पर विचार हुआ, ऑफिशियली ये भी नहीं कहा गया कि कन्वीनर कौन होगा, इस पर विचार हुआ, लेकिन अनऑफिशियली इस तरह के सवाल खड़े जरूर हुए कि आखिर इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है, इंडिया गठबंधन का नेता कौन है, इंडिया गठबंधन का कन्वीनर कौन है। क्योंकि जब एनडीए बना था तो उसमें एनडीए के कन्वीनर हुआ करते थे, जब यूपीए बना था तो यूपीए के भी कन्वीनर हुआ करते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के बनने के बाद अभी तक कन्वीनर के सवाल पर इंडिया गठबंधन के घटक दल चुप्पी साधे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 ज्वाइंट रैलीज होंगी पूरे देश में। कहा यह भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो बातचीत है वो अपने अंतिम दौर में है और समय रहते उसको पूरा कर लिया जाएगा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि सीट शेयरिंग का जो काम है वो 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब 31 दिसंबर में महज कुछ ही घंटे और बाकी हैं 31 दिसंबर आने में, लेकिन अभी तक ऑफिशियली किसी भी राज्य से सीट शेयरिंग के बारे में कोई बयान, कोई स्टेटमेंट पढ़ने और सुनने और देखने को नहीं मिला है। दूसरी तरफ बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खुद की पार्टी में इंडिया गठबंधन को लेके, आरजेडी से रिश्तों को लेके एका नहीं है, और इस बात को नीतीश कुमार की तरफ से बार बार उसका खंडन किया जाता है, उसके लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया जाता है। नीतीश कुमार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि मीडिया बीजेपी परस्त है, मीडिया नरेंद्र मोदी परस्त है, मीडिया नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इशारे पर इंडिया गठबंधन के अंदर गुटबाजी को हवा दे रहा है, गुटबाजी वाली भ्रामक खबरें प्रचारित कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड में गुटबाजी की कथित भ्रामक खबरें प्रचारित की जा रही है, और ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो कन्वीनर बनाने में अड़चन क्या है? अभी तक कन्वीनर क्यों नहीं बनाया गया? अगर सब कुछ ठीक है तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का चेहरा क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अभी अपने हालिया बैठक में एक बार फिर दोहराया है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में पराजित करने के लिए, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की कामयाबी को अंतिम रूप देने में लगी हुई है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी कोई प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है कि प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का चयन 2024 के चुनाव परिणाम के बाद होगा। जो निर्वाचित एमपीज होंगे उनकी तरफ से प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन को जीत मिलती है और कामयाबी मिलती है। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी पहले चुनाव जीतना है, पहले नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में हराना है, उसके बाद प्रधानमंत्री का चयन किया जाएगा।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत लीडरशिप है, जहां एक तरफ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत कैडर बेस पार्टी है, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी का अनुशासन है संगठन पर और सरकार पर, वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से डिवाइडेड और बगैर किसी अनुशासन के इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जो अपने अपने राज्य में अपना अपना डफली और अपना अपना राग अलापने में लगे हुए हैं। क्या वे ऐसे हालात में 2024 में नरेंद्र मोदी और एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे? इसका उत्तर अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं मिल सका है, नहीं दिया जा सका है। और इसलिए जो नीतीश कुमार का बयान है कि उनको किसी पद का लालच नहीं है, उनको किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, वह बयान महज एक पॉलिटिकल, हम कह सकते हैं कि बयानबाजी के रूप में ही देखा जा रहा है। क्योंकि अगर वे सचमुच कुर्सी और पद के लालच से दूर रहते हुए एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तब तो उनकी स्थिति भारतीय राजनीति में और मौजूदा दौर में जयप्रकाश नारायण के बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हम सब जानते हैं कि जिस समय आज आपातकाल के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वैसे तो आंदोलन की शुरुआत गुजरात के छात्रों ने की, लेकिन उसकी रहनुमाई बिहार से ही हुई। बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। बिहार से ही एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा किया गया और बिहार में ही उस आंदोलन में शामिल तमाम लोगों ने देशव्यापी मुहिम चलाकर इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल किया। ये सच है कि इंडिया गठबंधन के फॉर्मेशन की शुरुआत भी बिहार से ही हुई है और नीतीश कुमार ने ही इसकी पहल की थी। ये भी सच्चाई है कि देश में जब जब राजनैतिक बदलाव आए तब तब उसकी रहनुमाई बिहार ने किया। जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ चला था तो उसको भी विराम बिहार में ही लगा और उस समय की लालू यादव की सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को बिहार में रोक दिया था और उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया था। उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उसके बाद जो देश की राजनीति की दशा और दिशा में बदलाव हुआ, वो हम सबके सामने है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो हिंदुत्व की लहर, जो हिंदुत्व का पोलराइजेशन पूरे देश में देखने को मिला, उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी देश की लगभग 3/4 राज्यों में और केंद्र की सत्ता में काबिज है, विराजमान है। तो एक बार फिर ये भी सच है कि इंडिया गठबंधन के फॉर्मेशन की शुरुआत और पहल बिहार से हुई है। और ये भी सच है कि आपातकाल के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने आवाज़ बुलंद की थी और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ बिहार से ही नीतीश कुमार ने आवाज़ बुलंद की है। ये भी कोइंसिडेंस है कि किसी दौर में जयप्रकाश नारायण भी कांग्रेस से ही निकलकर कांग्रेस के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किए थे और आज नीतीश कुमार भी लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रहे और एनडीए से अलग हटकर अब एनडीए के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तमाम बातें ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा करती हैं। अभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर नीतीश कुमार का एक बयान आया है और उन्होंने अपने बयान में अटल जी की जमकर तारीफ की है, अटल जी के नेतृत्व की, अटल जी की
समावेशी व्यक्तित्व की, अटल जी के समावेशी, समदर्शी और समन्वयवादी दृष्टिकोण की उन्होंने जमकर तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल जी के टाइम में उनको कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली थी। अटल जी ने नीतीश कुमार को काफ़ी आगे बढ़ाया, राजनीतिक कद उनका जो बढ़ा उसमें अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक तरफ तो नीतीश कुमार आज भी अटल जी के प्रति एनडीए के पुराने जो दौर है उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, और दूसरी तरफ आज एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाकर एनडीए को शिकस्त देने का मंसूबा पाले हुए हैं। ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है, और इसको लेके समय समय पर जो कन्फ्यूजन, जो अविश्वास इंडिया गठबंधन के लीडरशिप, इंडिया गठबंधन की क्रेडिबिलिटी, इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं की इंटीग्रिटी पर जो सवाल पैदा होते हैं वो लाजमी हैं, वो मुनासिब हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डिवाइडेड जो अपोजिशन है, जो डिवाइडेड इंडिया गठबंधन है, वह नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा और नरेंद्र मोदी एक तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं, स्थापित हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने नीतीश कुमार की जो पर्सनालिटी है उसका विश्लेषण किया जाए, नीतीश कुमार की कथनी और करनी में किस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस समय समय पर देखने को मिलते रहे हैं उसकी चर्चा किया जाए, और नीतीश कुमार की कही हुई बातों से आप लोगों को अवगत कराया जाए। थैंक यू, नमस्कार।